हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ए का लघुत्तम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस a माइनस में 10 गुणा x प्लस 33 बटा में 2 बराबर में 2a के वास्तविक मूल है। ये हमें बोला है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करना है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, मान लो कोई भी द्विघात समीकरण अपने को दे रखा है। मानक द्विघात समीकरण मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के बराबर। अब इसका जो विविक्त कर की मैं बात करता हूँ, विविक्त कर, इसी से हम लोग बताएंगे कि इसके मूल वास्तविक होते हैं कब और काल्पनिक होते हैं कब। तो विविक्त कर अपने पास, इसको ठीक से लिख देते हैं, विविक्त कर d से इसको निरूपित करते हैं और b² माइनस में 4ac के बराबर ये होता है। अब देखिए, मान लो d बराबर में 0 मिल गया। इसका मतलब ये है कि जो इसके मूल है वो वास्तविक, दो मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, वास्तविक और समान होंगे, और समान, दोनों मूल समान होंगे और साथ ही साथ दोनों मूल वास्तविक होंगे। अगर d का मान धनात्मक मिल जाता है तो वास्तविक तो होंगे ही, साथ ही साथ दोनों मूल अलग अलग मिल जाएंगे अपने को, वास्तविक और भिन्न। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जहां पे हमें काल्पनिक मिलता है। अगर d का मान ऋणात्मक मिल गया तो दोनों ही मूल अपने पास काल्पनिक मिलेंगे और एक दूसरे के संयुग्मी मूल अपने को मिलेंगे। अब इस सूत्र का मतलब इस कंसेप्ट का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण अपने को क्या दे रखा है, 2x² प्लस a माइनस में 10 गुणा में x प्लस 33 बटा में 2, और ये देखो 2a को भी इधर ले आएंगे तो माइनस में 2a बराबर में 0। कुल मिला के हमारे पास देखो x² का जो गुणांक होता है वो a के बराबर होता है, x का जो गुणांक होता है वो b के बराबर होता है, और जो अचर पद होता है वो c के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग d का अगर मैं मान निकालूं तो इसमें देखिए वास्तविक मूल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि d का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग निकालेंगे b² माइनस में 4ac का मान, जो कि बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से देखो b का मान a माइनस 10 है, तो a माइनस में 10 पूरे की घात 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 4 गुना में a का मान 2 के बराबर है तो 2 के बराबर आ जाएगा, और c का मान 33 बटा में 2 माइनस में 2a के बराबर है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, पूरे का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे एक सर्वसमीका लिखते हैं। अगर सर्वसमीका आ जाती है x माइनस वाई इस पूरे की घात 2 के बराबर, तो ये बन जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस में 2 गुणा में x गुणा में y। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए ये बन जाएगा a की घात 2 प्लस 10 की घात 2 100 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 2 गुणा में 10 गुणा में a, तो ये 20a के बराबर आ जाएगा। अब इस पूरे में देखो ये अपने पास माइनस में 8 है ना, ये माइनस में 8 ये गुणा हो जाएगा किससे, 33 बटा में 2 से गुणा होगा पहले तो 33 बटा 2 से इसको गुणा कर दिया। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो 8 2a से गुणा होगा तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस बच जाएगा, 8 गुणा में 2a ये बच जाएगा। इस पूरे का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए a की घात 2 माइनस में 20a प्लस 16a, तो एक साथ लिख देते हैं 20a प्लस 16a को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो ये कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4। 33 को जब हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो 100 तो पहले से ही लिख देते हैं, और ये माइनस का आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा 132 बड़ा या बराबर है 0 के। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो ये बन जाएगा a की घात 2 माइनस में 4a माइनस में 32 बड़ा या बराबर है 0 के। ये द्विघात समीकरण है, लेकिन समीकरण इसको नहीं बोल सकते, ये असमीका होगी। तो इसके पहले गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। तो ये बन जाएगा a की घात 2 माइनस में 8a प्लस 4a माइनस में 32 बड़ा या बराबर है 0 के। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो a उभयनिष्ठ ले लेते हैं, a माइनस में 8 यहाँ पे बन जाएगा, प्लस 4 उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो a माइनस में 8 यहाँ पे बन जाएगा बड़ा या बराबर है 0 के। a माइनस में 8 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा a प्लस 4 बड़ा या बराबर है 0 के। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा हम लोग लिखते हैं। इस संख्या रेखा में दोनों चरम बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो पहला चरम बिंदु a बराबर 8 पे आएगा, दूसरा चरम बिंदु a बराबर में -4 पे आएगा। लिख देते हैं, ये अपन चरम बिंदु निकालना है और इन्हीं से हम लोग अंतराल निर्धारित करने वाले हैं। तो पहले -4 बाईं तरफ आने वाला है, ये -4 आ जाएगा, बीच में कहीं 0 आ जाएगा और यहाँ पे अपने पास 8 आ जाएगा।
अब हम लोग देख सकते हैं कि 8 से बड़ा कोई भी मान रखते हैं ना तो ये धनात्मक मान दे देता है, और -4 से 8 के बीच में रखते हैं कोई भी मान, ये ऋणात्मक दे देगा और ये धनात्मक दे देगा। अब हमें धनात्मक मान हमें लेने हैं तो अंतराल निर्धारित कर देते हैं। देखो ए का मान एक तो -अनंत से 4 के बीच में आ सकता है, तो -अनंत से लेके -4 के बीच में दे दिया, और ये -अनंत इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ऐसी कोई संख्या अपने पास परिभाषित ही नहीं होती। उसके बाद -4 इसमें शामिल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो असमीका के चिन्ह में बराबर का चिन्ह भी दे रखा है। यूनियन, यहाँ पे यूनियन का मतलब ये भी इस पर लेना है, सम्मिलन इसको बोलते हैं, 8 से लेके अनंत के बीच में, 8 से लेके अनंत के बीच में। अब देखिए ए का मान इन दोनों अंतरालों में कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमें बोला है कि ए का लघुत्तम धनात्मक मान, तो देखो इस अंतराल में तो सारे के सारे ऋणात्मक मान ही आने वाले हैं, इस अंतराल में अपने पास धनात्मक मान आने वाले हैं। तो ए का लघुत्तम धनात्मक मान की बात करूं तो ये 8 से शुरू हो रहा है, लघुत्तम धनात्मक मान ये 8 के बराबर ही हो जाएगा, तो ये 8 के बराबर आ गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।